हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को घटाएंगे। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करूंगा मैं आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सुनो भैया ध्यान से। पहले तो मैं आप लोगों के लिए सौभातन की एक बात बता देता हूं कि आयनिक यौगिकों की विलेयता को जो प्रभावित कर रहे हैं जो कारक, ठीक है ना, उनमें आप लोगों को किस चीज को देखना है। आप लोगों को हमेशा उसके अंदर एक ही चीज को देखना है कि आप लोगों को पता है कि हमने डिस्कशन किया था जालक ऊर्जा का और विलायकन ऊर्जा का, कि अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया तो विलेयता आप लोगों की घटेगी, लेकिन अगर विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया तो विलेयता आप लोगों की बढ़ेगी। एक बार फिर से समझना भैया, किसी भी आयनिक यौगिक के लिए अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया तो समझ जाना विलेयता घटेगी, और किसी भी आयनिक यौगिक के लिए अगर विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ गया तो आप लोगों की विलेयता बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। बस इसी चीज पर हम लोगों को डिस्कस करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहां पर मैं पहले तो पूरे फैक्टर को लिख देता हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जितने भी फैक्टर है आयनिक यौगिकों की विलेयता को जो प्रभावित कर रहे हैं वो सभी फैक्टरों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। फिर एक एक फैक्टर का पर्सनली हेडिंग डाल डाल के डिस्कशन करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर से समझ लेना भैया, आज का टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कशन करना है, और इसके बारे में आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि किसी भी आयनिक यौगिक के लिए अगर विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया तो विलेयता बढ़ेगी, और किसी भी आयनिक यौगिक के लिए अगर जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी का मान बढ़ गया तो विलेयता आप लोगों की घटेगी। चलो ठीक है, मैं पूरे फैक्टर को आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो देखो भैया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर है आप लोगों का भैया आयनों पर आवेश। ठीक है ना। हमें देखना आयनों पर आवेश। ठीक है ना। पहला फैक्टर है आयनों पर आवेश। ठीक है ना। आयनों पर आवेश। दूसरा जो आप लोगों का यहाँ पर फैक्टर है या कारक है वो है आप लोगों का आयनों का आकार। दूसरा जो फैक्टर है वो है भैया आप लोगों का आयनों का आकार। ठीक है ना। दूसरा फैक्टर है आयनों का आकार। यहां पर जो आप लोगों का तीसरा फैक्टर है, वहां पर वो तीसरे फैक्टर का नाम है धनायनों का। तीसरे फैक्टर का नाम है आप लोगों का धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथे फैक्टर का नाम है आप लोगों के सम आयन प्रभाव की उपस्थिति। चौथे फैक्टर का नाम है आप लोगों के सम आयन प्रभाव की उपस्थिति। समायन प्रभाव की उपस्थिति। ठीक है ना। जिसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हो, समायन प्रभाव की उपस्थिति। पांचवें फैक्टर का नाम है यहां पर विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान। ठीक है ना। विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक, विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंटों के मान। विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान। ठीक है ना। और छठे नंबर का जो आप लोगों का फैक्टर है वो है आप लोगों की ध्रुवण शक्ति। ठीक है ना। ध्रुवण शक्ति मतलब पोलराइजिंग पावर। ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणता, पोलराइजिबिलिटी। ठीक है। ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणता मतलब पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, इधर देखो भैया, ये जो 6 फैक्टर मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये 6 फैक्टर आयनिक यौगिकों की विलेयता को अर्थात आयनिक कंपाउंडों की सॉल्युबिलिटी को इफेक्टिव करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? आयनों पर आवेश,
दूसरा फैक्टर है आयनों का आकार, तीसरा फैक्टर है धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, चौथा फैक्टर है समान प्रभाव की उपस्थिति, मतलब जिसको कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हो। पांचवें नंबर का फैक्टर है विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, मतलब जो सॉल्वेंट होते हैं उनके डाई इलेक्ट्रो कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है हम लोगों को, ठीक है ना। और छठे नंबर का जो पॉइंट है उसका नाम है ध्रुवन शक्ति एवं ध्रुवणता, मतलब पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब मैं पर्सनली एक एक फैक्टर को ले रहा हूं, ठीक है ना, और एक एक फैक्टर को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल बेसिक से बताता चलता हूं, जिससे कि आप लोगों का एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, यहां पर आयनिक यौगिकों की विलेयता को जो प्रभावित कारक कर रहे हैं कारक, वो कारक कितने आपलोगों के सामने 6 कारक हैं। पहला कारक कौन सा, आयनों पर आवेश, दूसरा कारक आयनों का आकार, तीसरा कारक है आप लोगों का धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, चौथा कारक है समान प्रभाव की उपस्थिति, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट, पांचवा है आप लोगों का विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, और छठे नंबर का जो पॉइंट है वो है आप लोगों का ध्रुवन शक्ति एवं ध्रुवणता, मतलब पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब मैं एक एक हेडिंग ले रहा हूं और फिर उसके बाद एक एक हेडिंग ले लेकर सबको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर हैं जो विलेयता को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विलेयता को घटाएंगे। तो देख लो भैया, मैं आप लोगों के सामने एक एक हेडिंग को ले लेता हूं। तो सबसे पहले ले रहा हूं भैया मैं आयनों पर आवेश, कि आयनों पर आवेश अगर बढ़ेगा तो विलेयता आप लोगों की बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। पहला फैक्टर होगा भैया आप लोगों का आयनों पर आवेश, मतलब चार्ज ऑन आयंस। इधर देखो भैया, यहां पर मैं रिलेशन को लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर लिख देता हूं मैं विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश, अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो फिर जलयोजन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो यहां पर लिख देता हूं जलयोजन, जलयोजन ऊर्जा समानुपाती आयनों पर आवेश, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनों पर आवेश, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी का मान भी बढ़ेगा अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा। और सुनो भैया, अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो यहां पर लिख देता हूं जालक ऊर्जा समानुपाती, यहां पर लिख दिया मैंने आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश। तो भैया आयनों पर आवेश बढ़ने पर इन तीनों ही ऊर्जाओं के मान बढ़ेंगे, जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, विलायकन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा और जलयोजन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अब मैं इस टॉपिक को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया इधर देखो, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाला जो मैंने पहला फैक्टर लिया, वो पहला फैक्टर आप लोगों को कौन सा है, आयनों पर आवेश, मतलब चार्ज ऑन आयंस। अब देखो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो विलायकन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो जलयोजन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो यार ये कैसा हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि जालक ऊर्जा तो विलेयता का विरोध करती है, और जो विलायकन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा होती है वो आप लोगों को पता है विलेयता का सपोर्ट करती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सुनो भैया ध्यान से समझना कि अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा, पहले तो एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ये विलायकन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा का मतलब एक ही है। अगर मैं विलायकन ऊर्जा बोल रहा हूं तो समझ जाना इसमें सर जलयोजन ऊर्जा को बोले, और अगर मैं जलयोजन ऊर्जा को बोल रहा हूं तो समझ जाना सर इसमें विलायकन ऊर्जा को भी बोले, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा को। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि अगर आयनों पर आवेश बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है और विलायकन ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा के मान के कंपेयर में कम बढ़ रहा है। इसका मतलब विलेयता घट रही है, या ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी आयनिक यौगिक के लिए अगर उस आयनिक यौगिक पर आयनों पर आवेश बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे बोल रहा हूं, किसी भी आयनिक यौगिक पर अगर आयनों पर आवेश बढ़ रहा है तो आयनों पर आवेश बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है और विलायकन ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन जालक ऊर्जा का मान ज्यादा बढ़ रहा है, और अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा बढ़ रहा है तो विलेयता आप लोगों की घट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया NaCl और MgCl2। अब मुझे इसमें यह देखना है कि किसकी विलेयता तो ज्यादा है और किसकी विलेयता कम है, मतलब किसकी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, किसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो आपको पता है इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस के 2 होगा और इस पर माइनस के 1 होगा। तो देखो इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, तो माइनस तो यहां पर वेरी नहीं कर रहा, मतलब माइनस पर तो यहां पर विलेयता डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन प्लस पर यहां पर आप लोगों की विलेयता डिपेंड कर रही है। इसके पास आयन, इसके पास आवेश कितना है 1
और इसके पास में आवेश कितना है 2। और आप लोगों को पता है कि आवेश बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा भी बढ़ रही है, आवेश बढ़ने पर विलायकन ऊर्जा भी बढ़ रही है और आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा भी बढ़ रही है। लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा बढ़ रही है और अगर आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी तो आप लोगों की विलेयता घटेगी, क्योंकि जालक ऊर्जा विलेयता का विरोध करती है। तो कॉमन सी बात है, इसके अंदर जो जालक ऊर्जा होगी वो कम होगी क्योंकि इस पर आवेश कम है। इस पर जो जालक ऊर्जा है, इस एग्जांपल में इस आयनिक यौगिक में जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है। अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है तो इसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या किसी भी विलायक के अंदर पहले कौन घुलेगा, आप लोगों का NaCl घुलेगा। पहले NaCl क्यों घुल रहा है, क्योंकि NaCl की आपको पता है यहां पर जालक ऊर्जा कम है, ठीक है ना। और यहां पर MgCl2 की जालक ऊर्जा क्या है, ज्यादा, क्योंकि उस पर आवेश ज्यादा है और आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है, विलायकन ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन जालक ऊर्जा का मान ज्यादा बढ़ रहा है। अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा बढ़ेगा तो कॉमन सी बात है विलेयता आप लोगों की घटेगी, क्योंकि जालक ऊर्जा विलेयता का विरोध करती है। इसका मतलब NaCl पहले घुलेगा और MgCl2 बाद में घुलेगा। इसकी जालक ऊर्जा क्या है, कम। लिख देता हूं यहां पर जालक ऊर्जा कम है, जालक ऊर्जा कम है इसीलिए वो पहले घुल रहा है, क्योंकि इस पर आवेश कम है। और इसकी जालक ऊर्जा क्या है, ज्यादा। जालक ऊर्जा क्या है, ज्यादा। इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा इसलिए क्योंकि आपको पता है इस पर +2 चार्ज है, तो आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा और जालक ऊर्जा का मान यहां पर ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है तो विलेयता आप लोगों को घटेगी। इसलिए किसी भी आयनिक यौगिक में मतलब किसी भी आयनिक सॉल्वेंट के अंदर है, किसी भी आयनिक विलायक के अंदर आप लोगों का NaCl पहले घुलेगा, MgCl2 बाद में घुलेगा। क्यों पहले घुलेगा, क्योंकि आपको पता है इसकी जालक ऊर्जा कम है, जालक ऊर्जा कम है तो ये पहले घुलेगा, इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है तो ये बाद में घुलेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये आप लोगों का पहला फैक्टर होगा, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना, अर्थात सोल्युबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं कि किस आयनिक यौगिक को तो पहले घुलना चाहिए और किस आयनिक यौगिक को बाद में घुलना चाहिए। पहला फैक्टर आप लोगों को क्लियर, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहला फैक्टर कौन सा खत्म होता है, आप लोगों का आयनों पर आवेश। अब मैं दूसरे फैक्टर की बात करता हूं जिसका नाम है आयनों का आकार, मतलब साइज ऑफ आयंस। तो देख लो दूसरे फैक्टर को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं जिसका नाम है आयनों का आकार। तो आयनों का आकार आयनिक यौगिकों की विलेयता को किस तरीका से प्रभावित कर रहा है इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है। तो देख लो भैया, दूसरा फैक्टर भैया आप लोगों का आयनों का आकार। दूसरा फैक्टर आप लोगों का आयनों का आकार, मतलब साइज ऑफ आयंस। दूसरा फैक्टर आप लोगों का आयनों का आकार, साइज ऑफ आयंस। इसको भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले वही मैं आप लोगों के सामने रिलेशन लिख देता हूं। रिलेशन आप लोगों का यहां पर कौन है, विलायकन ऊर्जा। रिलेशन आप लोगों का कौन है, विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होगी आयनों के आकार के, आयनों के आकार के, ठीक है ना। विलायकन ऊर्जा का मान होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा आयनों के आकार के, ठीक है ना। मतलब जिसका आकार जितना बड़ा होगा उसकी विलायकन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। तो कॉमन सी बात है, जालक ऊर्जा का रिलेशन भी क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर लिख देता हूं जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती आयनों का आकार, जालक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती आयनों का आकार, ठीक है ना। जालक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती आयनों का आकार, ठीक है ना। मतलब दोनों का रिलेशन क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कॉमन सी बात, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर लिख देता हूं जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा समानुपाती विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा। मतलब लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, सॉल्वेशन एनर्जी के, ठीक है ना। अब मैं दो एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं और दोनों एग्जांपलों से इस टॉपिक को आप लोगों के लिए क्लियर करवा देता हूं। एक एग्जांपल तो आपका मैंने लिया NaF, एक एग्जांपल ले लिया NaCl, एक एग्जांपल ले लिया NaBr और एक एग्जांपल ले लिया मैंने NaI, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया आप लोगों के लिए, किसका ले लिया, एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, BeSO4, एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, MgSO4, एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, CaSO4, एक एग्जांपल मैंने SrSO4 का ले लिया और एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, BaSO4, ठीक है ना। ये कौन है, बी बेरिलियम और ये कौन है, बेरियम Ba। चलो ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया,
यहां पर आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाला मैंने दूसरा कारक लिया है। दूसरा कारक आप लोगों का कौन सा, आयनों का आकार, मतलब साइज ऑफ आयंस। तो सुनो, आप लोगों को एक बात का तो पता लग गया कि विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा का रिलेशन एक दूसरे के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तभी तो आयनों पर आवेश बढ़ा तो विलायकन ऊर्जा का मान भी बढ़ा, जलयोजन ऊर्जा का मान भी बढ़ा और जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ा। अगर यहां पर आयनों का आकार बढ़ेगा तो आप लोगों को पता है जालक ऊर्जा का मान भी घटेगा और विलायकन ऊर्जा का मान भी घटेगा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ गई? अब वो कैसे फैक्टर डिपेंड करेंगे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। एक बार फिर समझ लेना भैया, आयनों के आकार के विलायकन ऊर्जा भी व्युत्क्रमानुपाती होती है और जालक ऊर्जा भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आप लोगों की सॉल्वेशन एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और आप लोगों की लेटेस्ट एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी का रिलेशन आपस में क्या होता है, समानुपाती, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बार फिर से समझना, अगर आयनों का आकार बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा का मान भी घट रहा है और विलायकन ऊर्जा का मान भी घट रहा है, इसलिए दोनों का रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती है। विलायकन ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती आयनों का आकार और जालक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती आयनों का आकार, क्योंकि दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती। जालक ऊर्जा समानुपाती किसको होगा, विलायकन ऊर्जा के, अर्थात सॉल्वेशन एनर्जी के। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहां पर मैंने दो एग्जांपल लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान से समझना। यहां पर दो एग्जांपल लिए हैं, तो देखो यहां पर सोडियम तो सब में कॉमन है, ठीक है ना, सोडियम कॉमन है, तो यहां पर बेरी कौन कर रहा है, रिनाइन, ठीक है ना। ये तो आकार किसको हो जाएगा, रिनाइनों का आकार, ठीक है ना, रिनाइनों का आकार, रिनाइनों का आकार। भाई दो ही तो आयन होते हैं, एक तो आप लोगों को कौन होता है, धनायन जिसको कैटायन बोलते हो, एक आप लोग कौन होता है, रिनाइन जिसको एनायन बोलते हो, ठीक है ना। तो देखो सोडियम तो सब में कॉमन है, तो सोडियम से तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बेरी कौन कर रहा है, आप लोगों का हेलोजन फैमिली के मेंबर, जैसे कि यहाँ पर AFCl Br और I दे रखा है, तो ये तो रिनाइनों का आकार हो गया। यहाँ पर देखो SO4 सबके अंदर कॉमन है, अगर SO4 सबके अंदर कॉमन है तो कॉमन सी बात है यहाँ पर बेरी किस पर कर रहा है, धनायन पर कर रहा है, क्योंकि ये सभी क्षारीय मृद धातु होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है। तो इसके नीचे इसके यहां पर लिख देता हूं धनायनों का आकार, ठीक है ना। ये तो किसको हो गया, रिनाइनों का आकार हो गया, और ये किसको हो गया, धनायनों का आकार, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर धनायन तो सेम है, तो कॉमन सी बात है किस पर डिपेंड कर रहा है, रिनाइन पर। और यहाँ पर आपको बताए ये रिनाइन तो सेम है, SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो रिनाइन तो सेम है, तो यहाँ पर डिपेंड किस पर कर रहा है, धनायन पर। अब टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना, कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुना मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर आयनों का आकार बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं पूरी तरीका से, पॉइंट का जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये पूरे टॉपिक का जड़ हो गई, ध्यान से समझो कि अगर आयनों का आकार बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा का मान भी घट रहा है और विलायकन ऊर्जा का मान भी घट रहा है, लेकिन जिसका मान ज्यादा घट गया वही कारक आप लोगों का प्रभावित हो जाएगा। कि अगर दोनों घटती जा रही, अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों का जालक ऊर्जा घटते ही विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर विलायकन ऊर्जा ज्यादा घट गई तो आप लोगों को पता है विलेयता आप लोगों की घट जाएगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप लोगों को पता आयनों पर आवेश बढ़ेगा, ठीक है ना, सॉरी आयनों का आकार बढ़ेगा। आयनों का आकार बढ़ने पर दोनों ही ऊर्जा घटती जा रही है, ठीक है, घटती जा रही है। अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता बढ़ जाएगी, और अगर विलायकन ऊर्जा ज्यादा घट गई तो आप लोगों को पता है विलेयता आप लोगों की घट जाएगी। जालक ऊर्जा के ज्यादा घटने पर विलेयता बढ़ जाएगी और विलायकन ऊर्जा के ज्यादा घटने पर आप लोगों की विलेयता घट जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आयनों का आकार बढ़ेगा, वो धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। अगर आयनों का आकार बढ़ेगा तो आपको पता है जालक ऊर्जा भी घट रही है और विलायकन ऊर्जा भी घट रही है, लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता बढ़ जाएगी, लेकिन अगर विलायकन ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता आप लोगों को पता घट जाएगी, ठीक है ना। जालक ऊर्जा के घटने पर विलेयता बढ़ जाएगी और विलायकन ऊर्जा के घटने पर आप लोगों को पता विलेयता घट जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। एक बार फिर से मेरे स्टेटमेंट सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों ही ऊर्जा आयनों के आकार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। आयनों का आकार बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा भी घट रही है, विलायकन ऊर्जा भी घट रही है, लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता बढ़ जाएगी, और अगर विलायकन ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता घट जाएगी, क्योंकि जालक ऊर्जा जो होती है वो सॉल्युबिलिटी की या विलेयता का क्या करती है, विरोध करती है, और जो विलायकन ऊर्जा होती है वो विलेयता का सपोर्ट करती है कि आयनिक यौगों को घुलना चाहिए। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। पहले एग्जांपल में मैं बात करूंगा रेनाइनों के आकार के बारे में, ठीक है ना।
ध्यान से समझना। पहले एग्जांपल में मैं बात करूंगा रेनाइनों के आकार के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझो, देखो रेनाइनों का आकार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। आपको होता है एफ सी एल बी आर आई, आवर्त सारणी इस तरीका से होते हैं, एफ ऊपर आता है, सी एल बी आर और आई, ठीक है ना। आपको होता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जैसे पहले एग्जांपल ध्यान में रखना, मैं किसका ले रहा हूं, रिनाइन का, फिर किसका लूंगा मैं, धनाइन का। तो देखो पहले रिनाइन के आकार को देखते हैं, ठीक है ना। अगर रिनाइनों का आकार बढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर रिनाइनों का आकार बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा भी आप लोगों की घट रही है और विलायकन ऊर्जा भी घट रही है। लेकिन जालक ऊर्जा के मान विलायकन ऊर्जा के कंपेयर में ज्यादा घट रहे हैं, और अगर जालक ऊर्जा के मान ज्यादा घट रहे हैं तो विलेयता आप लोगों की बढ़ जाएगी। नहीं आई बात समझ में, एक बार फिर समझना। अगर रिनाइनों का आकार बढ़ रहा है, ध्यान से समझो, अगर रिनाइनों का आकार बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा भी घट रही है और विलायकन ऊर्जा भी घट रही है। लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा घट रही है। अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घट गई तो आपको पता उसकी विलेयता ज्यादा हो गई। तो इधर देखो एफ सी एल बी आर और आई, आपको पता है इधर से इधर जाने पर आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो जालक ऊर्जा भी घट रही है, विलायकन ऊर्जा भी घट रही है। लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा घट रही है, और अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घट रही है तो आप लोगों को पता विलेयता बढ़ रही है। इसलिए सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, NaI की, उससे कम किसकी होगी, NaCl की, उससे कम सबसे ज्यादा किसकी होगी, NaI की, उससे कम NaBr की, उससे कम NaCl की, और सबसे कम विलेयता किसकी होगी, NaF की होगी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि रेनाइनों का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा भी घटती है, विलायकन ऊर्जा भी घटती है। लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा घटती है। अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घटेगी तो विलेयता आप लोगों की बढ़ेगी। इसलिए यहां पर जो सबसे ज्यादा विलेयता होगी, सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी होगी, वो किसकी होगी, NaI की, क्योंकि उसकी जालक ऊर्जा का मान सबसे कम है, ठीक है ना। जालक ऊर्जा का मान कम होने की वजह से उसकी विलेयता सबसे ज्यादा है। तो ये जो ऑर्डर लिखा है, विलेयता का क्रम लिखा है, ध्यान रखना बेटा, विलेयता का क्रम लिखा है, विलेयता का क्रम, विलेयता का क्रम अर्थात सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, रेनाइनों का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा भी घट रही है, विलायकन ऊर्जा भी घट रही है। लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा घट रही है, और अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घटी तो विलेयता बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं धनायनों के आकार के बारे में, साइज ऑफ कैटायन के बारे में। तो देखो यहां पर SO4 तो सबके अंदर कॉमन है, और SO4 पर -2 चार्ज होता है। तो SO4 तो यहां पर बेरी नहीं कर रहा है, यहां पर बेरी कौन कर रही है, क्षारीय मृद धातु एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा आकार यहां पर किसका है, Ba का, बेरियम का। सबसे छोटा आकार यहां पर किसका होता है, बेरिलियम का, ठीक है ना। सही है, बेरिलियम ऊपर, भाई आवाज आने में इस तरीका से होते हैं। बी सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे कौन सा आता है, Mg आता है, फिर कौन आता है, Ca आता है, फिर Sr आता है, फिर Ba आता है। और आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है। इसका मतलब ये निकला, ये बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि धनायनों का आकार बढ़ने पर, ध्यान से समझना, धनायनों का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा भी घट रही है, विलायकन ऊर्जा भी घट रही है। लेकिन विलायकन ऊर्जा ज्यादा घट रही है, और अगर विलायकन ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता भी उसके साथ घट जाएगी। इसका मतलब यहां पर आप लोगों को पता है सबसे बड़ा आकार इसका है, लेकिन इसके लिए जालक ऊर्जा का मान आप लोगों का क्या है, ज्यादा, और विलायकन ऊर्जा का मान क्या है, कम। इसलिए इसकी विलेयता सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, और सबसे कम इसकी होगी। इसका मतलब ये ऑर्डर लिखा है, वो किसका लिखा, विलेयता का क्रम, विलेयता का क्रम अर्थात ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। और इस तरीका से आप लोगों को ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता है, जिसका नाम है आयनों का आकार, साइज ऑफ आयंस। बात समझ में आ गई। एक बार फिर इसको बहुत कम शब्दों में बता देता हूं, सुनो भैया ध्यान से। जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है ना। मतलब आयनों पर जब आवेश बढ़ रहा तो दोनों बढ़ रही थी, और जब आयनों का आकार बढ़ रहा है तो दोनों ही घट रही है आप लोगों की। लेकिन डिपेंड ये कर रहा है कि ज्यादा कौन घट रही है। अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता बढ़ जाएगी, और अगर विलायकन ऊर्जा ज्यादा घट गई तो विलेयता घट जाएगी। कैसे, इसको देखते हैं। जब हमने रेनाइनों का आकार देखा तो रेनाइनों का आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा भी आप लोगों को पता घटी, और विलायकन ऊर्जा भी घटी, लेकिन जालक ऊर्जा ज्यादा घटी। अगर जालक ऊर्जा ज्यादा घट गई तो कॉमन सी बात है उसकी विलेयता सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब हमने धनायनों के आकार की बात की थी तो जालक ऊर्जा भी घटी, विलायकन ऊर्जा भी घटी, लेकिन विलायकन ऊर्जा ज्यादा घटी। अगर विलायकन ऊर्जा ज्यादा घटी तो कॉमन सी बात है उसकी विलेयता कम होगी। तो देखो
आकार बढ़ाता आप लोगों का इधर से इधर लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर आकार बढ़ाता आप लोगों का। आकार बढ़ाता तो दोनों ही ऊर्जा घटी थी आप लोगों की, लेकिन ज्यादा कौन सी घटी थी? ब्लैक एंड ऊर्जा। तो इसके लिए चालक ऊर्जा का मान ज्यादा है और ब्लैक एंड ऊर्जा का मान कम है, इसीलिए इसकी विलेयता सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक एंड ऊर्जा विलेयता का सपोर्ट करती है कि उसको घुलना चाहिए आयनिक यौगिक को, और जो चालक ऊर्जा होता है वो विलेयता का विरोध करती है कि आयनिक यौगिक को नहीं घुलना चाहिए। समझ में आ गई ना? चालक ऊर्जा विलेयता का क्या करती है? विरोध करती है, और ब्लैक एंड ऊर्जा विलेयता का सपोर्ट करती है कि आयनिक यौगिक को घुलना चाहिए। ठीक है ना, ये दूसरा फैक्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है जिसका नाम है आयनों का आकार। चलो ठीक है, अब मैं इसका तीसरा फैक्टर लेता हूं, तो देख लो भैया, तीसरे फैक्टर को भी देख लो। ठीक है ना, तीसरे फैक्टर को बता देता हूं, धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तीसरे फैक्टर का नाम है धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसको भी आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तीसरे फैक्टर का नाम है भैया आप लोगों के धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इधर देखो भैया, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाला ये आप लोगों का तीसरा फैक्टर है। ठीक है ना, तीसरे फैक्टर का नाम है धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं कि जो धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अक्रिय गैस विन्यास, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है छद्म इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आप लोगों को लिख देता हूं, धनायनों का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो कौन होता है? अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास। ठीक है ना, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक तो कौन सा होता है? अक्रिय गैस विन्यास, और एक होता है छद्म, एक होता है आप लोगों का छद्म गैस विन्यास। ठीक है ना, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। ठीक है ना, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो भैया, धनायनों का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है अर्थात जो कैटायनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो अक्रिय गैस विन्यास होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है छद्म अक्रिय गैस विन्यास मतलब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों का मतलब बता देता हूं, सुनो भैया, कि जिन आयनों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन को तो हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस विन्यास हो, और जिनके बाह्यतम कोष में 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? छद्म अक्रिय गैस विन्यास। एक बार फिर से समझ लेना, वे आयनिक यौगिक जिनके आयनों के अंदर, जिनके आयनों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो विन्यास को हम क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस विन्यास हो, और जिनके बाह्यतम कोष में 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके विन्यास को हम क्या बोलेंगे? छद्म अक्रिय गैस विन्यास। मतलब बे आयनिक यौगिक या बे आयनिक कंपाउंड या आयन जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विन्यास को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस विन्यास, और जिनके बाह्यतम कोष में 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? छद्म अक्रिय गैस विन्यास अर्थात स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से समझना ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं कि बे आयनिक यौगिक या आयनिक बे आयन, ठीक है ना, बे आयन जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बे आयन जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विन्यास को हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस विन्यास हो, और बे आयन जिनके बाह्यतम कोष में 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विन्यास को हम क्या बोलते हैं? छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अब यहां पर गौर करने वाली बात है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अक्रिय गैस विन्यास बोलेंगे, और जिनमें 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? छद्म अक्रिय गैस विन्यास अर्थात स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैंने दो वर्डों की अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आप लोगों से, चालक ऊर्जा और ब्लैक एंड ऊर्जा। चालक ऊर्जा के बढ़ने पर विलेयता घटती है और ब्लैक एंड ऊर्जा के बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। उसी प्रकार से यहां पर दो बंधों की बात करने वाला हूं, एक तो आयनिक बंध और एक सहसंयोजक बंध। बेटा इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना कि अगर किसी के अंदर आयनिक यौगिकों का गुण बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ध्यान में रखना विलेयता बढ़ेगी, और अगर किसी के अंदर सहसंयोजक गुण बढ़ रहा है अर्थात कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ध्यान में रख लेना विलेयता घटेगी। मतलब आयनिक बंध विलेयता का सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है आयनिक यौगिक किस फॉर्म होता है? आयन फॉर्म होता है, ठीक है ना, और वाटर भी आयन फॉर्म होता है, तो समान समान को बोल देता है। इसलिए आयनिक यौगिक होते हैं या आयनिक बंध होता है वो विलेयता का क्या करता है?
सपोर्ट करता है। किसी के अंदर जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक गुण होगा, वो उतनी ही जल्दी घुलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो सहसंयोजक बंध होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो विलेयता का क्या करता है, विरोध करता है। किसी के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, सहसंयोजक गुण जितना ज्यादा होगा, उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। तो दो पॉइंटों को दिमाग में उतार लो, जालक ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा को, और सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध को। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी के लिए, किसी आयनिक यौगिक के लिए जालक ऊर्जा का मान ज्यादा हुआ तो विलेयता घटेगी, और किसी आयनिक यौगिक के लिए विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा हुआ तो विलेयता बढ़ेगी। साइड में कर दो। अब मैं बंध की बात कर लेता हूं। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी यौगिक के अंदर अगर आयनिक गुण ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो विलेयता बढ़ेगी, और किसी भी यौगिक के अंदर अगर सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो विलेयता आप लोगों की घटेगी। मतलब आयनिक गुण विलेयता का सपोर्ट करती है और सहसंयोजक गुण विलेयता का विरोध करती है। सुनो मेरी बात ध्यान से। तो आप सुनो कि जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके विन्यास को हम क्या बोले, अक्रिय गैस विन्यास हो। और जिनके बाह्यतम कोष में अक्रिय गैस, जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास होता है, वो बनाते हैं आयनिक बंध। इसीलिए अक्रिय गैस विन्यास वाले जितने भी आप लोगों के यौगिक होंगे, वो सभी वाटर के अंदर आसानी से घुल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जिनके बाह्यतम कोष में 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके विन्यास को हम क्या बोलेंगे, छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो। और ऐसे आयनों के अंदर या ऐसे यौगिकों के अंदर सहसंयोजक गुण के ज्यादा गुण होते हैं। मतलब सहसंयोजक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो विलेयता आप लोगों की घटेगी। इसका मतलब ये निकला कि जिनके अंदर अक्रिय गैस विन्यास होगा, उनकी विलेयता ज्यादा होगी, और जिनके अंदर छद्म अक्रिय गैस विन्यास होगा, उनकी विलेयता कम होगी। बात समझ में आ गई। क्योंकि इसके अंदर कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, आयनिक गुण बढ़ता है, और इसके अंदर सहसंयोजक बंध बनता है, अर्थात सहसंयोजक कैरेक्टर बढ़ता है आप लोगों का, ठीक है। जिसका एक एग्जांपल ले लेता हूं NaCl का, और मैं ले लेता हूं AgCl का। तो देखो Ag के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस ये प्लस। और आपको पता है सोडियम कौन होता है, Na+ के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो इसके में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कौन होता है आप लोगों का, अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास। अगर अक्रिय गैस विन्यास होगा तो कौन सा गुण बढ़ेगा आप लोगों का, आयनिक गुण बढ़ेगा, आयनिक गुण बढ़ेगा, आयनिक गुण आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका जो विन्यास होगा वो कौन होगा, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। और अगर छद्म अक्रिय गैस विन्यास है तो इस कंडीशन में आप लोगों का सहसंयोजक गुण बढ़ेगा, सहसंयोजक गुण बढ़ेगा, सहसंयोजक गुण बढ़ेगा। और अगर सहसंयोजक गुण कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ गया तो विलेयता घटेगी, और अगर आयनिक कैरेक्टर या आयनिक गुण बढ़ गए तो विलेयता बढ़ेगी। इसलिए बे आयन या बे यौगिक जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका अक्रिय गैस विन्यास होता है, और उनके लिए जो आयनिक कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा, इसलिए वो आसानी से घुल जाते हैं। और जिनके बाह्यतम कोष में 8 की जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके विन्यास को हम क्या बोले, छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो, और उनके लिए सहसंयोजक गुण बढ़ता अर्थात कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, जो की विलेयता को घटाएगा। इसीलिए NaCl तो वाटर में आसानी से घुल जाता है, लेकिन AgCl वाटर में आसानी से नहीं घुलता, अर्थात आंशिक रूप से घुलता है, पूरा नहीं घुलता। बात समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब अक्रिय गैस विन्यास विलेयता का सपोर्ट करता है कि घुलना चाहिए, और छद्म अक्रिय गैस विलेयता का विरोध करता है कि नहीं घुलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आयनिक गुण ज्यादा होता है और इसके अंदर सहसंयोजक गुण ज्यादा होता है। आयनिक गुण बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, और सहसंयोजक गुण बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। ये आप लोगों का तीसरा पॉइंट हो गया, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में। बात समझ में आ गई ना। इसलिए NaCl आसानी से घुल जाता है वाटर में, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन AgCl वाटर में आसानी से नहीं घुलता, आंशिक रूप से घुलता है या नहीं घुलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, ये आप लोगों का तीसरा पॉइंट होता है जिसका नाम है धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। चलो ठीक है, अब मैं इसके चौथे पॉइंट पर डिस्कशन करता हूं। तो देख लो भैया, चौथे पॉइंट को भी देख लो आप लोग, चौथे पॉइंट को भी आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ठीक है भैया, यहां पर मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए चौथा फैक्टर, जिसका नाम है सम आयन प्रभाव की उपस्थिति, सम आयन प्रभाव की उपस्थिति। मतलब
प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट हो, ठीक है ना। सम आयन प्रभाव की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। इसको और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो भैया, यहां पर आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाला जो आप लोगों का चौथा फैक्टर है, उस चौथे फैक्टर का नाम है सम आयन प्रभाव की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन सी बात है, उसके नाम से ही पता लग रहा है सम आयन मतलब जिनके पास आयन सेम होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि सम आयन प्रभाव अगर किसी के अंदर बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, क्योंकि सम आयन या जिनके पास चार्ज सेम होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्सन करते हैं। अगर रिपल्सन करेंगे तो कॉमन सी बात है विलेयता घटेगी। तो सही, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो सम आयन प्रभावों की उपस्थिति में या सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में विलेयता आप लोगों की घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी आप लोगों की डिक्रीज हो जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा। जैसे कि आप लोगों के पास में वाटर है, ठीक है ना, और वाटर में आपने NaCl नमक को डाल दिया। तो आप लोगों को पता है कि वाटर के अंदर नमक आसानी से घुल जाता है, लेकिन वाटर के अंदर नमक के डालने के साथ या NaCl के डालने के साथ आप लोगों ने HCl को और डाल दिया, तो अब आप लोगों की विलेयता घट जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि HCl के पास में H प्लस और Cl माइनस होता है, और वाटर के पास में H प्लस और OH माइनस होता है। दोनों ही H प्लस आयनों के पास चार्ज सेम हो गया, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने से विलेयता आप लोगों की घट जाएगी। जैसे कि मैं समझाता हूं, आप लोगों का मैंने क्या लिया, NaCl, ठीक है ना, मैंने आप लोगों के लिए वाटर लिया और वाटर में मैंने किसको ऐड कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया। यहां पर वाटर के पास, वाटर को इस तरीके खोल के लिख देता हूं, वाटर को मैं इस तरीके से खोल के लिख दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपको पता है कि वाटर के अंदर आराम से आप लोगों का NaCl घुल जाएगा, क्योंकि H प्लस एक अलग चीज है, OH माइनस एक अलग चीज है, Na प्लस एक अलग चीज है और Cl माइनस एक अलग चीज है। चारों आयन आप लोगों के अलग अलग हो गए। लेकिन अगर इसी के अंदर आप लोगों ने HCl को और ऐड कर दिया तो इसके पास में प्लस होगा और इसके पास में कौन होगा, माइनस चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो H प्लस है और HCl का जो H प्लस है, इन दोनों के पास में सम आयन हो गया, अर्थात दोनों के पास में सेम चार्ज हो गया। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि चार्ज सेम होने पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करेंगे तो कॉमन सी बात है आप लोगों की विलेयता घट जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में विलेयता आप लोगों की घट जाती है, क्योंकि सम आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, जो कि विलेयता को घटा देते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं, वाटर के अंदर जब आप लोगों ने NaCl को डाला तो वाटर के अंदर NaCl आसानी से घुल गया, लेकिन NaCl के साथ HCl और मिला दिया तो अब आप लोगों की विलेयता घट जाएगी, क्योंकि वाटर का H प्लस हो और HCl का H प्लस हो, इन दोनों के पास में समान आवेश होने के कारण या सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित अर्थात रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन या प्रतिकर्षित करने से आप लोगों की विलेयता घट जाएगी। ये होता है भैया आप लोगों का चौथा फैक्टर, चौथा कारक, जिसका नाम है सम आयन प्रभाव की उपस्थिति, जिसकी वजह से आयनिक यौगिकों की विलेयता घट जाती है। चलो ठीक है, अब मैं इसके पांचवें फैक्टर पर बात करता हूँ, पांचवें प्रभावित करने वाले कारकों की बात करता हूँ। तो देख लो भैया, पांचवें फैक्टर को भी देख लो आप लोग, पांचवें फैक्टर को भी आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। पांचवें फैक्टर का नाम है भैया आप लोगों का विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, मतलब वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान यहां पर ले लिया आप लोगों के लिए, विलायकों के लिए, विलायकों के लिए, विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक, विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है ना। इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना, कि विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान किस तरीके से देखेंगे। देखो भैया, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने आप लोगों के सामने पांचवा पॉइंट लिया, पांचवा फैक्टर लिया, जिसका नाम है विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि जिन विलायकों के लिए, जिन सॉल्वेंटों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान जितने ज्यादा होंगे वो आयनिक यौगिकों के लिए उतना ही अच्छा विलायक होगा। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि दुनिया में आयनिक यौगिकों के लिए सबसे बेस्ट विलायक
कौन होता है? वाटर होता है, जिसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान या डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान कितने होते हैं? 82 होते हैं। वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान कितने होते हैं? 82 होते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट विलायक आयनिक यौगिकों के लिए कौन होता है? वाटर होता है। वैसे भी आप लोग जानते हो वाटर प्लस माइनस फॉर्म में होता है, ध्रुवीय होता है, और आयनिक यौगिक भी प्लस माइनस फॉर्म में होते हैं, अर्थात वो भी ध्रुवीय होते हैं। और समान समान को बोलता है। आयनिक वाले आयनिक को बोलेंगे, सहसंयोजक वाले सहसंयोजक को बोलेंगे, ध्रुवीय वाले ध्रुवीय को बोलेंगे, और अध्रुवीय वाले अध्रुवीय को बोलेंगे। मतलब पोलर वाले पोलर को बोलेंगे और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर को बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो जिन विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी विलायकन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, और जिसकी विलायकन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसकी विलेयता भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि विलायकन ऊर्जा विलेयता का सपोर्ट करती है। बात समझ में आ गई ना? इसलिए वाटर जो आयनिक यौगिकों के लिए होता है विलायक, ये सबसे अच्छा विलायक होता है, क्योंकि इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 82 होती है, अर्थात 82 होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के लिए सबसे बेस्ट विलायक कौन होता है? वाटर होता है, जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 82 होती है। एक बार फिर से बता देता हूं, जिन विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान जितने ज्यादा होते हैं उनके लिए विलायकन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होता है, और जिनके लिए विलायकन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होता है वो आयनिक यौगिकों को उतना ही अच्छा घोलेंगे। ठीक है ना? तो आयनिक यौगिकों के लिए जो वाटर होता है वो बेस्ट विलायक होता है, क्योंकि उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से वो वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहां पर एक कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, लेकिन कंफ्यूज की कोई बात नहीं है। जैसे कि बात करता हूं मैं HF की, ठीक है ना, HF की बात करता हूं, इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 87 होती है। जो आप लोगों का HF होता है ना, इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 87 होती है। फिर भी हम आपको पता वाटर को ही लेते हैं, HF को नहीं लेते हैं, और उसका भी रीजन है, क्योंकि एक तो आपको पता है वाटर सस्ता मिलता है, आप लोग जानते हो वाटर है, जल है, वो सभी जगह पर मिल जाता है, एक तो सस्ता पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि जो HF होता है ना, इसकी रिएक्शन होती है वो बहुत ही विषैली टाइप की होती है। तो विषैली टाइप की होने की वजह से हम विलायक के रूप में कभी भी HF को कम में नहीं लेते, जबकि उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर से भी ज्यादा है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही अच्छा विलायक होगा, तो फिर HF को लेना चाहिए। वाटर को क्यों लेते हो? वाटर के तो 82 ही है। ठीक है ना? तो उसका रीजन देता हूं, एक तो वाटर सस्ता पड़ता है, सभी जगह पर मिल जाता है, और दूसरा क्या है कि HF महंगा पड़ता है, और दूसरी बात क्या है कि HF की जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सभी रिएक्शन विषैली टाइप की होती हैं। तो अगर कोई विषैली रिएक्शन होगी तो कॉमन सी बात है उनके लिए हम क्यों विलायक को लेंगे? इसीलिए आयनिक यौगिकों के लिए हम वाटर को ही यूज में लेते हैं, वाटर को ही काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? और इसके दो रीजन बता दिए। वाटर का एक तो सस्ता पाता है, दूसरा आपको पता है वाटर सभी जगह पर मिल जाता है। HF की जो अभिक्रिया होती है वो विषैली होती है, और HF महंगा भी पड़ता है। इसलिए आयनिक यौगिकों के विलायकों के रूप में हम HF को यूज में नहीं लेते, हम वाटर को ही यूज में लेते हैं, जल को ही यूज में लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई ना कि जिस आयनिक योग मतलब जिस विलायक के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी विलायकन ऊर्जा के मान उतने ही ज्यादा होंगे, और जिसके विलायकन ऊर्जा के मान जितने ज्यादा होंगे वो आयनिक यौगिकों के लिए उतना ही अच्छा विलायक होगा, अर्थात वो आयनिक यौगिकों को उतनी अच्छी तरीका से अपने आप में घोलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी के साथ आप लोगों के 5वें नंबर का फैक्टर भी खत्म होता है, जिसका नाम है विलायकों के डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान। ठीक है। अब मैं इसका लास्ट एंड फाइनल फैक्टर ले लेता हूं, लास्ट एंड फाइनल कारक ले लेता हूं, जिसका नाम है ध्रुवन शक्ति एवं ध्रुवनता, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना? उसको भी लेकर और इस टॉपिक को खत्म करता हूं। ठीक है, तो देख लो भैया उसको भी। छठे नंबर के फैक्टर को और देख लो भैया, वो भी समझने लायक है। ठीक है ना? हालांकि उसका तो डिस्कशन आगे हम डिटेल से भी करेंगे। ठीक है भैया, यहां पर जो आप लोगों का छठे नंबर का फैक्टर है उसका नाम है ध्रुवन शक्ति, मतलब पोलराइजिंग पावर, ध्रुवन शक्ति एवं ध्रुवनता, पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवनता, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है ना? इसको और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो भैया, आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाला जो अपना छठा फैक्टर है, जो अपना छठा कारक है, उसका नाम है ध्रुवन शक्ति एवं ध्रुवनता, मतलब पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये ध्रुवन शक्ति क्या होती है और ये ध्रुवनता क्या होती है, मतलब ये पोलराइजिंग पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से करेंगे। बिल्कुल इसका स्पेशल टॉपिक है कि ध्रुवन शक्ति हम किसको बोलते हैं और ध्रुवनता किसको बोलते हैं, इसका बिल्कुल डिटेल से टॉपिक है, और उसका बिल्कुल डिटेल से मतलब
बताऊंगा कि ध्रुवन शक्ति क्या होती है और ध्रुवंता क्या होती है। फिलहाल में तो आप लोग इतना ही मतलब रखो, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट की बात हो रही है विलेयता से रेस्पेक्ट में, तो इतना ही बता देता हूं कि ध्रुवन शक्ति और ध्रुवंता गुण बढ़ने पर सहसंयोजक गुण बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। और आप लोगों के लिए अभी क्या बात बोली थी कि सहसंयोजक गुण बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। बात समझ में आ गई? तो सुनो, छठा फैक्टर का नाम है ध्रुवन शक्ति एवं ध्रुवंता, मतलब पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ध्रुवन शक्ति और ध्रुवंता गुण बढ़ने पर सहसंयोजक गुण बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और अगर सहसंयोजक गुण बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ध्रुवन शक्ति और ध्रुवंता विलेयता को घटाती हैं, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करती हैं। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? इस तरीका से छठे नंबर का फैक्टर भी आप लोगों का क्लियर होता है, जिसका नाम है ध्रुवन शक्ति एवं ध्रुवंता। ठीक है ना? तो इस तरीका से हम लोगों ने आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कितने कारक पढ़े हैं? 6 कारक पढ़े, 6 फैक्टर पढ़े। 6 फैक्टरों के एक बार फिर से नाम बता देता हूं। पहला फैक्टर हम लोगों ने कौन सी लिया था? आयनों पर आवेश। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने कौन सा लिया था? आयनों का आकार। तीसरा फैक्टर हम लोगों ने लिया था धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। चौथा फैक्टर हम लोगों ने लिया था समान प्रभाव की उपस्थिति। पांचवा फैक्टर हम लोगों ने लिया था विलायकों के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांकों के मान। और छठा फैक्टर हम लोगों ने लिया ध्रुवन शक्ति और ध्रुवंता। बात समझ में आ गई? इनकी क्या केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री निचोड़ कर आप लोगों के सामने कर दी। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता देता हूं भैया, टॉपिक आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है, अब जो जैसे आज का टॉपिक है, इससे और आगे आने वाले टॉपिक है, वो सभी टॉपिक आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर उठा कर देखना, आपको खुद को पता लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछ रखे हैं। ठीक है ना? इसलिए बिल्कुल सब चीज को ध्यान से समझ के चलना। और बाकी का तो नोट्सों के अंदर इतनी शानदार लैंग्वेज लिखवा रखी है कि क्लास को लेने के बाद, लेक्चर को लेने के बाद एक बार नोट्स पढ़ लेना, दिमाग में ऐसी फिट हो जाएगी, दोबारा कभी भूल ही नहीं रहे आप लोग। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या बात बतानी है मुझे ध्रुवन शक्ति और ध्रुवंता के बारे में बताना है, क्या पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना? उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।